मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा गांव से 18 मई को लापता हुए विकसित उर्फ रॉकी का मामला अब और ज्यादा रहस्यमय और सनसनीखेज होता जा रहा है। शुरुआत में यह मामला केवल गुमशुदगी के रूप में दर्ज था, लेकिन अब पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे केस में रॉकी की दूसरी पत्नी रेनू, उसका बेटा बादल, पुत्रवधू निशा और कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है, जबकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि रॉकी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को छिपा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 18 मई को रॉकी को उसकी पत्नी रेनू स्कॉर्पियो कार में बैठाकर बड़ौत होते हुए ऋषिकेश ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गई थी। इसके बाद उसी दिन शाम को रॉकी की अपनी मां से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उसने सामान्य रूप से बात की, लेकिन इसके तुरंत बाद उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया और फिर से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद से ही परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा रहा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मामले में सबसे बड़ा और अहम मोड़ तब आया जब गांव से एक काले रंग की स्कॉर्पियो की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसे रॉकी को ले जाने में इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। इस फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई और पूरे मामले को अलग एंगल से देखा जाने लगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो भी जांच के दायरे में शामिल किए गए हैं, जिनकी फोरेंसिक और तकनीकी जांच कराई जा रही है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब के नेतृत्व में इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 5 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार गांव, आसपास के इलाकों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस पूरे रहस्यमय मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में इस केस को लेकर चर्चा का माहौल है और लोगों के बीच तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर विकसित उर्फ रॉकी कहाँ है, वह सुरक्षित है या उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन तब तक यह मामला इलाके का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। मेरा बेटा 18 तारीख में आया था, एक लड़का और था उसके साथ। फिर 12 बजे वो आई, बात हुई। मैं अगर अंदर चली गई तो वे मुझे बाहर तो ही बात करने मंड जाते, नहीं चुप हो जाए। फिर वो लड़का चला गया, दूसरा छोड़ कर गया। जो वो कहने लगा लड़का, मेरा मम्मी खिचड़ी बना दे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने खिचड़ी बनाई, खाना लेकर उठ गई, उसे खाना भी नहीं खाने दिया और आधे घंटे में वह लेकर चली गई। इनको हम बड़ौत जा रहे, बड़ौत से इनको ऋषिकेश जाएंगे और इनको वो करवाएंगे जमानत। कोई रिजवान नाम का लड़का, उसका फोन आया उसके पास, यहाँ बैठ कर उनको तेरे जमानती कर रखे, तू यहाँ आ जा और यहाँ से कहकर नहीं निकलेंगे। और भाई मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं करा जी। कई दिन तक तो गुमराह करे उन्होंने, पुलिस वालों ने भी, थाने वाले, सिकेड़े वालों ने। वह भी आई 2 दिन यहाँ से, उन्होंने बोला कि मैं टोरी, तुम परेशान ना हो। मैं कहा तेरे 3 दिन बाद मैंने फोन करा उसे, मैं कहा उसका स्विच ऑफ आ रहा। स्विच ऑफ इस तरह नहीं करा था वो, चाहे वो रात दिन कहीं भी रहा पर, लेकिन इस तरह स्विच ऑफ नहीं करा था वो। और उस समय 3 दिन होते ही मैंने फोन करा रेनू को, कहने लगी मैं टोरी, मैं फोन कर। वो रिजवान के धरो फोन मिला हमारा, 3 दिन बाद मिला। उन्होंने कहा रिजवान की बहू ना को वे तो बाहर जा रहे और फोन यहीं धर के, उससे भी बात नहीं करना दी रिजवान से भी। कुछ नहीं आया जांच में, कुछ नहीं एक्शन हो रहा। छोटा सा बच्चा उसका, लड़के का, मेरे 2.5 साल का। अब मुझे तो मेरा बेटा चाहिए बस जी। पता नहीं हो तो इन्हें पता जाता थाने वालों को क्या करना, क्या हो रहा क्या नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं बताता। और न मेरे लड़के ने बताया, ना यहाँ कुछ घर में बात होती ना उन्होंने करी। तो बाहर ले जा, लापता। आज 14वां दिन, 18 तारीख का लापता। 18 तारीख में शाम को उन्होंने वीडियो कॉल करी मेरे से बड़ौत जाकर। उन्होंने पूछा कि मम्मी एक कागज है बाइक का, वो कागज दिखा दो मुझे। मैंने वो दिखाया। फिर सुबह ही मैं उसकी कॉल आवती रोज, आज नहीं आई, मन न करी तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ आया। मेरा नाम प्रवीण कुमार, ग्राम बेडासा। भाई आज यहाँ मीटिंग कर रहे, हमारा लड़का गायब है और हमें कप्तान साहब ने 48 घंटे का समय दिया था। आज 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, कल को कुछ और बड़ा कदम उठाएंगे। अच्छा, इसमें जो पुलिस जो इसमें रिस्क नहीं ले रही, जब पुलिस वालों को उसका दामाद मिल गया, उसकी लड़की मिल गई, वो उन्होंने उठाया नहीं? क्यों नहीं उठाया? उन्हें उठाना चाहिए था ना। अच्छा, वही गाड़ी है, वही गाड़ी ले रही, वह उसके फोटोज मिले वहां से सोनीपत में, वही गाड़ी नंबर है, उसी गाड़ी में बैठ कर और उसका दामाद लेकर उसे वहां से निकला। वह गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जा रही? मैं एक गाड़ी यहाँ से चोरी करके ले जाऊं, सिगरेट तक पकड़ी जाएगी,
अरवा दिल्ली तक घूम रही गाड़ी। मुकदमा दर्ज हो गया इसमें, रात दर्ज हुआ। जो अपहरण की रिपोर्ट रात हमारी जीडी में चढ़ी, उस दिन से मुकदमा भी नहीं था इसमें। हाँ जी, 48 घंटे समय दिया था, वो आज पूरा हो जाएगा भाई। निर्णय तो यो लिया जा रहा, अब हम बहुत बड़ी पंचायत करेंगे और 48 घंटे पूरे होने को हैं। फिर कल कुछ और करेंगे, आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। कप्तान साहब के ऑफिस पे ही वहीं से धरना धरेंगे। बंटी 18 तारीख से एक हमारा भाई गुम है, उसकी सूचना 25 तारीख को हमने थाने पे दी। उसके बाद में जो टीम लगी, उन्होंने जो कार्रवाई करी वो उससे संतुष्ट नहीं है। उसके बाद में फिर परसों कप्तान साहब के यहाँ गए थे, कप्तान साहब ने भी करके वहां से भी एक टीम गठित करके वह भी लगा रखी, उसमें भी 24 घंटे का टाइम दिया था। 48 घंटे से ऊपर जा चुके। अब इसमें सोमवार में जाकर अब फिर कप्तान साहब से मिलेगा, नहीं तो फिर यही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके सिवा क्या विकसित उर्फ रोकी, बस उसके साथ अनहोनी हुई। इतने दिन तो कोई ऐसा बात है नहीं जो शांति से रह जाता, सूचना जरूर करता, घरों पता करता, कुछ भी करता। 18 तारीख से आज 31 तारीख होगी। मुकदमा कल पहले गुमशुदगी में था, अब अपहरण में रात पंजीकृत हो गया। रिजल्ट तो कोई सामने नहीं है, कार्रवाई हो रही है, गोपनीयता बना कर चल रही। इस चीज में कुछ तो रिजल्ट होता, कुछ तो मिलता, पता तो लगता, परिवार को संतुष्टि होती भाई हाँ जांच यहां तक पहुंच गई। मुजफ्फरनगर से साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 1,01,02,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक के जरिए पीड़ित से संपर्क साधा और खुद को गीतिका कपूर उर्फ जीजी बताकर पहले भरोसा जीता, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर DGXC नाम की वेबसाइट पर पैसा लगवाया। व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर पीड़ित को विश्वास में लिया गया और अलग अलग बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। जब पीड़ित ने पैसा निकालने की कोशिश की तो फाइनल वेरिफिकेशन, डेटा रिपेयरिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर और पैसे मांगे गए। पुलिस ने इस मामले में इंदौर निवासी निखिल त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 6 ATM कार्ड, पहचान पत्र और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए करीब 2,34,00,000 रुपए का लेन देन हुआ। पुलिस अब तक पीड़ित के 24,71,000 रुपए फ्रीज कराकर वापस कराने की प्रक्रिया में जुटी है। इस मामले में पहले ही 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और कई राज्यों से जुड़ी लगभग 40 साइबर शिकायतों की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की निवेश संबंधी बातों में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद में 1 करोड़ के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 22/26 पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना साइबर थाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा की जा रही है। और आज इसी क्रम में साइबर थाना की टीम ने इंस्पेक्टर करमवीर के नेतृत्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम निखिल त्रिपाठी है, जो MP इंदौर का रहने वाला है और इन्फोसिस में टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जिसने टेलीग्राम के माध्यम से अपना खाता, जो कि उसने श्रीराम इंटरप्राइजेस के नाम से करंट अकाउंट खाता खोला था और जिसमें जो है हमारी शिकायत से संबंधित 17 लाख रुपए इसके खाते में आए हुए हैं। इस खाते पर और भी जांच की गई तो पूरे देश से लगभग 40 शिकायतें दर्ज हैं, जो विभिन्न राज्यों की हैं, जिनमें दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल शामिल है। इस मुकदमा अपराध संख्या में पहले भी 2 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनका नाम आकिब और कादिर है और इस पर अब तक जो है 25 लाख रुपए की मनी फ्रीज कराई जा चुकी है। विवेचना अभी प्रचलित है और भी कार्रवाई अभी जो है इस पर की जा रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेशरा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही देवर पर छेड़छाड़ और जबरन संबंध बनाने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति विदेश में रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी देवर घर में घुस आया। आरोप है कि उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद जब पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने मायके पक्ष को दी तो उसकी मां और मामा ससुराल पहुंचकर बातचीत करने लगे, लेकिन वहां विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है सास और नंदों ने दोनों पर धारदार हथियार बलकटी से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता की मां के सिर में गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, आरोप है कि दोनों को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मुक्त कराया। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय थाना पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई,
जिसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है और पुलिस इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करती है। जी क्या नाम, मेरा देवर और सास ननद ने छेती भी और मेरा देवर छेड़खानी करा मेरी साथ में शहनवाज जी। उसे तो 2-3 महीने हो गए। अब मेरे पति यहाँ से रहते नहीं, मैं बाहर रहा हूँ। दिलसाद जी मैं बाहर रहा हूँ जी, मैं तो काफी दिनों से बाहर ही रहा हूँ जी। अब जादी 25 तारीख में जब उन्होंने ज्यादा वो करी, मेरे नखून भी मार रखे, निशान हो रहे मेरे मार पिटाई के भी। जब उन्होंने ज्यादा वो करी तो फिर मैंने अपनी अम्मी को और अपने मामू को बुलाए थे, तो उन्होंने उनके साथ भी मार पिटाई करी। सर में भी चोट मार रखी पलकटी से और हाथ भी तोड़ रखा। उन्होंने भी रोकने की कोशिश करी, उनकी भी बात नहीं सुनी उन्होंने जी। बहुत समझाए पर मानने नहीं, ना माँ माननी ना उनका भाई मानना। सोचना दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब 25 तारीख में करी थी हमने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम कार्रवाई करवाना चाहो शहनवाज जी, बस वो तो सही पता होगा जी। हम कार्रवाई करवाना चाहो, संदर करवाना चाहो। जब हमारे सिर सार फोड़े और हाथ तोड़े, उनका भी यही हाल होना चाहिए। और घर जाने की भी धमकी दे रहे कि घर में आकर दिखाइए, घर से भी बेदखल करेंगे और जान से मारेंगे जी। नहीं कवारा। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम और ऐतिहासिक सुविधा की शुरुआत कर दी है। आज से राज्य में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इस योजना को सरकार के चुनावी वादे का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे अब जमीन पर लागू कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना और उनकी दैनिक यात्रा को अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य की महिलाएं अब पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा संचालित छोटी और लंबी दूरी की सभी सरकारी बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आवाजाही में बड़ी आसानी होगी और वे शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता के साथ यात्रा कर सकेंगी। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था भी लागू की है। इस कार्ड में लाभार्थी महिला का नाम, फोटो और QR कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी, जिसके जरिए पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस व्यवस्था को और भी सरल और डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं इस फैसले के बाद आम लोगों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में से एक माना जा रहा है। ऐसा उद्योग दे रहे हैं, बस ही नहीं है तो कैसे चलेगा। और कुछ रूट में जैसे कि कुछ और रूट में भी देखना चाहिए कि जहाँ पर बस नहीं है वहाँ पर ही ऐसे बस चालू करने की कोशिश करें तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उत्सव का माहौल है, जैसे लग रहा पहला बैसाख या दुर्गा पूजा। महिलाएं खुश है, उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया बीजेपी को और अब बीजेपी की बारी है इस वादे को पूरा करने की। जो वादे उन्होंने महिलाओं के साथ में, यहाँ की जनता के साथ में किए हैं, उसी क्रम में आज सरकार का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने आज से फ्री सेवा शुरू करी है महिलाओं के लिए और महिलाएं खूब खुश है। जो महिलाएं लोकल ट्रेन से यहाँ पर रोज यात्रा करती है, अपने कर्म क्षेत्र में जाती है, उनमें खुशी का वातावरण है कि जाएंगे और फ्री में बस में उठेंगे और अपने कर्म क्षेत्र में अपने जगह पर, अपने लक्ष्य पर उतरेंगे। तो एक खुशी का माहौल सब चारों तरफ छाया हुआ है। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था तो लगभग 12,000 से प्लस बच्चे आए हैं और पूरी पटना से वर्दी ही खत्म हो गई है। अभी इन बच्चों का भी वर्दी घट गया है, तो इन लोग को हम लोग नेक्स्ट डेट दे रहे हैं। वर्दी ही पूरी खत्म हो गई है और जो काटने वाला है वो हाथ उठा दिए गए। सर हमको इतना तो जेल में नहीं काम कराएगा सो जितना आज हम 12,000 वर्दी कैसे बनाएंगे एक दिन में। अच्छा लगता है ये लोग, बच्चे लोग अब जाएंगे ईमानदारी से सिलेक्शन लेके, लेकिन यदि पेपर लीक हुआ रहता तो शायद ये बच्चे भी नहीं आ पाते। कोई अमीर का आदमी आता है, इनका हक छीन के लेके चला जाता। छीन लेता कि नहीं जी आप लोग का? तो आप लोग से एक विनती है कि जो पेपर लीक कर रहा है उनको फांसी तक पहुंचाइए, उसके नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप पूछिए पेपर लीक से सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यही है, तो सजा भी इन्हीं से पूछ के देना चाहिए। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? देखिए नीट पेपर लीक में जो हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की बात है, तो नीट समस्या में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं थी। समस्या जो थी वो ये थी कि पेपर जहाँ से बन रहा है, जहाँ से छप रहा है, वहीं से समस्या आ जा रही है। तो प्रॉब्लम तो अभी भी वही रह गई। ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रेन से करिए, रॉकेट से कीजिए, मिसाइल से कीजिए, वो मतलब नहीं है। जो पेपर बना रहा है या जो छप रहा है वहाँ सबसे सख्ती बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी को NTA हवा में उड़ा देता है। डोंबिवली से आस्था,
संघर्ष और जीत की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसने हजारों श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। डोंबिवली के प्रसिद्ध श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर को आखिरकार 14 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठे भूमि मंजूर कर दी है। यह फैसला न केवल मंदिर ट्रस्ट बल्कि पूरे क्षेत्र के श्रद्धालुओं और ग्रामस्थों के लिए किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद मंदिर परिसर में संकल्प पूर्ति पूजा और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और विधायक रविंद्र चव्हाण सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे और भगवान महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह सिर्फ भूमि मंजूरी नहीं बल्कि 14 वर्षों की आस्था, विश्वास और अथक संघर्ष की जीत है। मंदिर ट्रस्ट ने इस फैसले के लिए सरकार और जन समर्थन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस भूमि पर मंदिर का विस्तार और धार्मिक गतिविधियों का विकास नए स्तर पर किया जाएगा। यह फैसला आने वाले समय में डोंबिवली को एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब जनभावनाएं, आस्था और संकल्प एक साथ खड़े होते हैं तो हर संघर्ष का अंत जीत के साथ ही होता है। गुजरात के विरमगाम से बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने आज विरमगाम सुरेंद्रनगर वढवान स्टेट हाईवे 17 के 4 लेन विस्तार प्रोजेक्ट के तहत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान 3 दरगाहों समेत कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि हाईवे विस्तार कार्य में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हटाया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्टेट हाईवे 17 के वाइडनिंग के प्रोजेक्ट के दौरान विरमगाम में एंट्रेंस पे जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक डीवाईएसपी, टोटल 15 पीआई और 550 से ज़्यादा पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया। उपरांत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सभी कम्युनिटी की एक साथ मीटिंग की हुई थी और सभी कम्युनिटी का हमको पूरा सहकार मिला और आगे डिमोलिशन की प्रक्रिया भी चालू है। डिमोलिशन का स्टेज रफली 400 मीटर है और टोटल 4000 स्क्वायर मीटर जितना होता है। जी, ये वढवान सुरेंद्रनगर विरमगाम स्टेट हाईवे 17 उसका 4 लेनिंग का काम चालू है। विरमगाम सिटी के एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे बॉटल नेक था, यहाँ पे 3 दरगाह थी और काफ़ी कुछ और छोटे मोटे दबाण थे। वो लैंड प्राइवेट थी तो उसका लैंड एक्विजिशन के तहत उनका लैंड एक्वायर करके उनको कंपेंसेशन दे के हमने आज ये ज़मीन का कब्जा लेने की कार्यवाही की है। यहाँ पे इस जगह पे अभी 4 लेनिंग रोड का काम शुरू है और बहुत कुछ टाइम में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग की इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसके बाद वहां से तेज धुआं निकलता देखा गया। घटना की सूचना दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 9:37 पर मिली, जिसके बाद तुरंत 8 दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अभी तक आग पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाई है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जानकारी में दूसरी मंजिल से धुआं उठने की बात सामने आई है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के शालीमार बाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 150 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क विस्तार कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के चंपावत जिले से राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। भारी बारिश के चलते टंकपुर के पूर्णागिरी धाम मार्ग और श्री रीठा साहिब क्षेत्र में नदियों और बरसाती नालों में अचानक उफान आ गया,
जिससे हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। हालात गंभीर होते देख एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने तत्काल मोर्चा संभाला और तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव अभियान के दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस अधीक्षक चंपावत ने लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।